सॉल्यूशन करेंगे एमसीक्यू सॉल्यूशन। एमसीक्यू सॉल्यूशन देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। एंड ये जो आपका सॉल्यूशन रहेगा ये आपका 6 पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका 6 पार्ट है। एंड मैं पहले बता देता हूँ, इससे पहले जो हम लोग लेक्चर 8 लिए हैं, लेक्चर 8 में मैं एमसीक्यू सॉल्यूशन कराया था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का, वो तो आपका पार्ट 5 था। मैं वहाँ पे पार्ट 4 लिख दिया था, बट वो पार्ट 5 है, ये आपका पार्ट 6 हो जाएगा प्रोडक्शन के एमसीक्यू का, राइट। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि हम लोग आज किस बेसिस पे यानी कि किस किस टॉपिक में क्वेश्चन देखेंगे वो मैं बता देता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टूल मटेरियल पे। किस में देखने वाले हैं? टूल मटेरियल, ठीक है। यानी कि टूल मटेरियल से रिलेटेड मैंने बताया था कि प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टूल, कटिंग टूल को। और कटिंग टूल को बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट मटेरियल का यूज़ करते हैं। जैसे आपका आ जाता है HCS, या फिर आ गया आपका HSS, या फिर आ गया आपका कार्बाइट, या आ गया आपका सीमेंटाइट, या फिर आपका आ गया सेरामिक। जो ये सारे चीज़ें, चाहे आपका हाई कार्बन स्टील हो गया, फिर हाई स्पीड स्टील टूल हो गया, या फिर आपका कार्बाइट टूल हो गया, या सीमेंटाइट टूल हो गया, या फिर आपका सेरामिक टूल हो गया, ये सारे मटेरियल है जिससे हम लोग हेल्प से क्या बनाते हैं? कटिंग टूल बनाते हैं। किसको कट करने के लिए? मेटल को कट करके एक असेंबल बनाने के लिए, कोई एक पार्ट्स बनाने के लिए, मशीन बनाने में। तो वही हम लोग टूल मटेरियल से रिलेटेड सारे यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने वाले हैं 1 बाय 1 करके, राइट। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा? फॉर मशीनिंग अ माइल्ड स्टील। अगर आपको माइल्ड स्टील में मशीनिंग करना है, माइल्ड स्टील का अगर मेरा वर्कपीस है उसमें मशीनिंग करेंगे यूजिंग कार्बाइड टूल। हम लोग क्या यूज़ करें? कार्बाइड टूल का यूज़ कर रहे हैं। द मैक्सिमम मटेरियल विल बी रिमूव एट ए टेम्परेचर। यानी कि बोल रहा, बताओ मैक्सिमम जो मटेरियल है वो रिमूव कितना टेम्परेचर में करेगा? क्या वो 50 में करेगा, या 100 में करेगा, या फिर 175 डिग्री सेल्सियस में करेगा, फिर 275 डिग्री सेल्सियस में करेगा? पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि माइल्ड स्टील होता क्या है सर। तो सर माइल्ड स्टील मेरा होता है डक्टाइल मटेरियल। चलो ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया। फिर हम लोग बात करेंगे कार्बाइड टूल से रिलेटेड कि सर कार्बाइड टूल से रिलेटेड क्या क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बाइड टूल क्या होता है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ देखो कि भाई सर ये तो माइल्ड स्टील में मेरा कार्बाइड टूल का, जो कार्बाइड टूल से हम बनाएंगे कटिंग टूल मटेरियल, उससे हम लोग क्या कट करें? माइल्ड स्टील को कट करें। और माइल्ड स्टील कैसा मेरा है? डक्टाइल नेचर है। डक्टाइल क्या होता है? थोड़ा सॉफ्ट होता है, यानी कि यहाँ पे कटिंग स्पीड कम रहेगा। इट मीन्स ये तो कंफर्म हो गया कि सर यहाँ पे हम लोग लो स्पीड में काटेंगे इसको, लो स्पीड में। और मैंने आपको बताया था कि कार्बाइड टूल में जो हम लोग ऑपरेट करते हैं वो काफ़ी लो स्पीड में करते हैं। कितना में? आपको बताए थे बिलो 30 एम पर मिनट, ठीक है। यानी कि 30 मीटर पर मिनट, यानी कि इससे भी कम में 30 मीटर पर मिनट से भी कम वेलोसिटी से, स्पीड से हम लोग कटिंग करते हैं। आपके कार्बाइड टूल का जो कटिंग मटेरियल रहता है, यानी कि कटिंग टूल रहता है, उससे हम लोग कोई भी मेटल को काटेंगे। तो जिसमें मैंने बताया था कि अधिकतर इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? सॉफ्ट वाले चीज़ को, डक्टाइल जैसा, जैसे कि आपको यहाँ बता रहा माइल्ड स्टील को कट करने के लिए करते हैं। बात समझ में आया? इसके अलावा मैंने बताया था सबसे ज़्यादा यूज कहाँ करते हैं इसको हम लोग? तो हम लोग करते हैं इसको ज़्यादा स्टील के जितने भी एलॉय है, या फिर स्टील से रिलेटेड, यानी कि समझ लो यहाँ पे स्टील से रिलेटेड जितने भी एलॉय बनाया जाता है, मशीन्स बनाया जाता है, वो सारे को हम लोग को कट करने के लिए यूज़ करते हैं कार्बाइड टूल का। और मैंने बताया था कार्बाइड में क्या क्या रहता है। मैंने बताया था इसमें 82% आपका रहता है क्या? टंगस्टन रहता है। इसके बाद मैंने बताया था टंगस्टन, डब्ल्यू से हम लोग साइन देते हैं। इसके बाद आपका रहता था 10% रहता था, आपको याद होगा, टाइटेनियम कार्बाइड। क्या रहता था? टाइटेनियम कार्बाइड। एंड आपका 8% रहता था, दैट इज कॉल्ड योर कोबाल्ट। तो यहाँ पे हम लोग टाइटेनियम कार्बाइड, इसके अलावा मतलब 82% रहता था मेरा क्या? टंगस्टन कार्बाइड, 10% रहता था टाइटेनियम कार्बाइड, और 8% रहता था कोबाल्ट। ये सारे को हम लोग मिला के क्या बनाते थे? कार्बाइड टूल बनाते थे मशीन को कट करने के लिए, आई मीन मटेरियल को कट करने के लिए। किस तरह का मटेरियल को? सॉफ्ट मटेरियल को। खासकर जो स्टील से रिलेटेड जितने में मशीन्स रहता उसको कट करने के लिए हम लोग कार्बाइड टूल का यूज़ करते हैं। और अधिकतर हम लोग लो स्पीड में इसको वर्क करते थे, यानी कि हम लोग ऑपरेट करेंगे लो स्पीड में। तो लो स्पीड में कैसे किस तरह का मटेरियल को काटेंगे? जो मेरा रहेगा सॉफ्ट डक्टाइल, यानी कि माइल्ड स्टील। तो आप इससे पता कर सकते हो कि इट मीन्स अगर लो स्पीड देंगे तो टेम्परेचर भी मेरा ज़्यादा राइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताइए 50 होगा या 100 होगा? तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा इसका 100 हो जाता है। समझ आया कि नहीं? मैं अच्छी तरह से यहाँ पे टोटल चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। वैसे मैं सारे थ्योरी को बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा जितना हो सके 1 बाय 1 करके सारी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। चलो इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, चाहे तो आप लोग इसको, और ये सारे को आप लोग नोट डाउन करके रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हेल्पफुल करेगा एग्जाम में, ठीक है।
चलो, बिकॉज सारे जो है प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछा गया है एंड जो मैं टोटल क्वेश्चन को बनाया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन, आप लोग खुद ट्राई करना कि आउट ऑफ 10 में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसमें आपको कितना आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैं सारा चीज़ को बता दी हूँ तो आपके लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो आपको पॉज करके खुद से आंसर भी देना है और आप देखिएगा आउट ऑफ 10 में कितना आपको आता था। सेकंड क्वेश्चन, फॉर मशीनिंग ए माइल्ड स्टील, फिर से डक्टाइल मटेरियल को कट कर रहे हैं, वर्कपीस बाय द HSS टूल। अब देखो यहाँ पे इससे पहले हम लोग काट रहे थे कार्बाइड टूल का यूज़ करते थे, लेकिन अब बोल रहा है कि HSS, ये क्या हो जाता है, H4 हो जाता है आपका हाई, आपका H4 हो जाएगा स्टील और S4 स्पीड स्टील, मतलब यहाँ पे बोल रहा है हाई स्पीड स्टील। तो अब हम लोग यूज कर रहे हैं हाई स्पीड स्टील टूल का यूज करके हम लोग अगर कट करेंगे एक माइल्ड स्टील के वर्कपीस को, तो बोल रहा कि एवरेज कटिंग स्पीड क्या होगा बताइए। मैं इसको बता चुका हूँ, आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग माइल्ड स्टील को कट करते हैं HSS टूल से, तब जो हम लोग स्पीड लेते हैं, एवरेज कटिंग स्पीड लेते हैं, वो मेरा कितना हो जाता है 30 मीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, ओके। आ जाता है थर्ड क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन में फिर से घुमा बोला गया कि एवरेज कटिंग स्पीड व्हेन द मशीनिंग कास्ट आयरन। अब देखो फिर से हम लोग यूज़ करेंगे HSS का, यहाँ देखो फिर से क्या बोल रहा है हाई स्पीड स्टील, यानी कि फिर से हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे हाई स्पीड स्टील टूल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब HSS का ही यूज़ किया जा रहा है। और अब कट कर रहे हैं हम लोग कास्ट आयरन को, इससे पहले यूज़ करते थे हम लोग किसको, डक्टाइल को। डक्टाइल मेरा कैसा था, डक्टाइल मतलब आई मीन माइल्ड स्टील जो था वो मेरा डक्टाइल इन नेचर था, एंड कास्ट आयरन कैसा ब्रिटल इन नेचर है। तो अब हम लोग अगर कास्ट आयरन को कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HSS टूल, तो मेरा एवरेज कटिंग स्पीड क्या होगा, ये भी मैं बता चुका हूँ। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए इसका भी आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए 22 मीटर पर मिनट रखेंगे। ठीक है, याद रखना यहाँ पे मिनट में लेते हैं हम लोग, पता वेलोसिटी किस में लेते हैं, मीटर पर सेकंड में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मीटर पर मिनट में है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन होना चाहिए कि सर एक चीज़ बताइए मुझे, अभी जस्ट आपने कहा कि सर मेरा जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील जो होता है वो मेरा कैसा होता है, ये जो माइल्ड स्टील है वो मेरा डक्टाइल है। डक्टाइल मीन्स सॉफ्ट होता है, तो वहाँ पे हम लोग स्पीड काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं, 30 रख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग कास्ट आयरन यानी ब्रिटल है, हार्ड है, इसमें तो और स्पीड लेना चाहिए। हम लोग इसलिए स्पीड इसको नहीं देते हैं ज़्यादा, 22 कम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम लोग कटिंग टूल जो मेरा रहेगा ज़्यादा स्पीड से करेगा तो वो टूट सकता है। कटिंग जो टूल रहेगा उसका निब जो है, जो एज है उसका टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। दैट इज़ वाई हम लोग स्पीड को थोड़ा कम रखते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन काफ़ी ब्रिटल होता है, हार्ड इन नेचर होता है। समझ आया कि नहीं, चलो आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा पढ़िएगा, द मशीनिंग ऑफ टाइटेनियम वर्कपीस इज टफ। आपको पता है कि टाइटेनियम काफ़ी टफ होता है, तो बोल रहा कि टाइटेनियम को वर्क करने में काफ़ी टफ रखता है। क्यों भाई, क्यों ऐसा रीजन क्या हो जाता है, क्या ये रीजन होता है आपका हाई रेड हार्डनेस से, या फिर रेड हार्डनेस मैंने कहा था कि हार्डनेस इन हाई टेम्परेचर। जो हार्डनेस होता है किसी भी, जब हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो जल्दी ब्रेक नहीं करता, प्लास्टिक फॉर्म में नहीं जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका हार्डनेस प्रॉपर्टी रहता है। लेकिन अगर ये हाई टेम्परेचर में ये प्रॉपर्टी को वो शो करता है, यानी कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ा दिया जाए फिर भी अपना हार्डनेस को बनाए रखता है, तो उसको कहते हैं हम लोग रेड हार्डनेस। तो क्या ये रेड हार्डनेस के चलते टाइटेनियम जो है उसको टफ रहता है काटने में, या फिर केमिकल रिएक्शन बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस, यानी कि दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन के चलते, यानी कि जो वर्कपीस रहता है इतना हार्ड रहता है कि टूल उसमें कट ही नहीं कर पाता है, या फिर लो टूल और चिप कॉन्टैक्ट एरिया के चलते, या फिर नॉन के चलते। तो यहाँ पे आप पकड़ लिए होंगे करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों, मैंने बताया था कि जब हम लोग लो टूल चिप कॉन्टैक्ट एरिया लेते हैं तो यहाँ पे शेयर एंगल मेरा ज़्यादा हो जाता है। मैंने आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, शेयर एंगल जो है वो ज़्यादा, इससे पहले वाले जो मैं MCQ सॉल्यूशन बताया था उसमें भी इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बता दिया हूँ। शेयर एंगल जब मेरा लार्ज रहता है तो इस टाइम पर मेरा जो चिप निकलता है वो काफ़ी थिन निकलता है। क्या निकलता है, थिन, पतला निकलता है। समझ आया कि नहीं। एंड जो शेयर एंगल जब हम लोग लार्ज लेंगे तब और एक कंडीशन था कि जो मेरा पाथ ऑफ शेयर हो जाता है, पाथ ऑफ शेयर ये भी मेरा क्या हो जाता है, शॉर्ट होता है। तो अगर मेरा पाथ ऑफ शेयर जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा एंगल बढ़ाने के चलते, और मेरा जो चिप निकलेगा वो कैसा निकलेगा, थिन निकलेगा, पतला निकलेगा। इट मीन्स अगर पतला निकल रहा है क्या मतलब है कि काटने में डिफिकल्ट हो रहा तभी ना पतला निकल रहा। अगर मेरा इजी काटने में रहता शेयर एंगल को बढ़ाने से तो मेरा जो चिप निकलता कैसा निकलता, आपका थिक निकलता। थिक यानी मोटा निकलता, मोटा मीन्स जल्दी जल्दी काट पा रहा है। थिन निकल रहा है इट मीन्स आपको शो हो रहा कि भाई ये जल्दी जल्दी काट नहीं पा रहा, बहुत ही पतला पतला काट रहा है। ठीक है, इट मीन्स क्या, ये टफ है। और ये क्यों होता है, बिकॉज इसका जो लो कटिंग ट्यूब कॉन्टैक्ट एरिया हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो पाथ ऑफ द शेयर शॉर्ट हो गया शेयर एंगल को बढ़ाने के चलते। तो ये हो जाता है मेरा रीजन, यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर।
नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में हम लोग फोर्थ देखते हैं क्या 5 इन मशीनिंग मेटल चिप ब्रेक ड्यू टू, जो मेरा चिप्स ब्रेक होता है मैंने आपको बताया था चिप्स जो ब्रेक होता है ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा मैं घुमा दिया हूँ। अब बताइए, एक तो होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मैंने बताया था इलास्टिक से प्लास्टिक में चल जाता है, जब यील्ड पॉइंट को पार करता है मैंने आपको बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हम लोग जब लिखते थे तो उसमें क्या देखते थे, उसमें हम लोग देखते थे कि ये आपका जा रहा है इलास्टिक एक रहता है इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट, इसका अपर इन पॉइंट लोअर इन पॉइंट, फिर वो आ जाता है अल्टीमेट पॉइंट, यहाँ जाकर आपका फ्रैक्चर कर जाता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे हो जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर यहाँ पे इलास्टिक आ जाता है, फिर आ जाता है अपर हिल पॉइंट, फिर यहाँ पे आ जाता है लोअर हिल पॉइंट, फिर आ जाता है अल्टीमेट पॉइंट, यानी यहाँ पे हो जाता है फ्रैक्चर। तो यहाँ तक जो प्रोपोर्शनल लिमिट होता है इस पॉइंट तक, यहाँ तक क्या हो जाता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि यहाँ तक अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे ज़्यादा लगाएंगे, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है स्ट्रेस अगर बढ़ा तो स्ट्रेन भी बढ़ा। स्ट्रेन क्या हो जाता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेन क्या हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और एरिया में कितना डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है कि जितना स्ट्रेस लगाएंगे उतना स्ट्रेन मिलेगा, मतलब अगर 2 लगाएंगे तो 2 स्ट्रेन इधर भी होगा। आई मीन कहने का मतलब 2 2 समझ में आया कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेन है, स्ट्रेन अगर मान लो मेरा 2 हुआ, ठीक है, तो मेरा स्ट्रेन भी 2, अब मान लो mm मेरा स्ट्रेन हो रहा है, और आप हम लोग क्या लेते हैं स्ट्रेस को, स्ट्रेस आप लोग पता है फोर्स अपन एरिया हो जाता है, और फोर्स क्या हो जाता है न्यूटन, और इसको कितना लेंगे मीटर स्क्वायर में। तो अगर मेरा 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप पास्कल में लो है ना डायरेक्ट, ये भी बोल सकते हो, अगर 2 पास्कल का हम लोग स्ट्रेस लगाएं तो मेरा 2 mm का क्या होगा स्ट्रेन होगा। अगर ये 4 होगा तो ये भी आपका 4 होगा, 4 पास्कल, तो यहाँ पे 4 mm का होगा। समझ आया कि नहीं, पास्कल जो होता है यूनिट हो जाता है, जिस तरह प्रेशर का भी लेते हैं फोर्स अपन एरिया, उस तरह स्ट्रेस का भी फोर्स अपन एरिया, तो इसका भी हम लोग पास्कल लेते हैं, तो ये भी पास्कल हम लोग बोल सकते हैं। बस अलग डिफरेंस क्या आ जाता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, क्योंकि स्ट्रेस में हम लोग लेते हैं फोर्स अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया, जबकि प्रेशर में लेते हैं फोर्स अपन टोटल एरिया। चलो ये सारा चीज़ तो बच्चा वाला चीज़ है जो मैं आपका सॉम में सारी चीज़ को क्लियर कर दूंगा। मेरा यह कहने का मतलब क्या है कि जब भी मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाता है तब जाके वो क्या हो जाता है उस चिप जो है ब्रेक करता है। तो यहाँ पे मेरा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में जाएगा कब, जब वो इलास्टिक खत्म करेगा, मतलब वैसा गुण इलास्टिक ऐसा गुण हो जाता है जब हम लोग फोर्स लगाएंगे ना, जैसे टूल के द्वारा, ये जो हमारा मेरा वर्कपीस रहेगा और वर्कपीस के द्वारा ये मेरा मान लो मटेरियल है, मटेरियल को कट करेगा, ये टूल है, ये जो है इस तरह करके टूल जाएगा, ये मेरा टूल है, जो टूल क्या कर रहा है यहाँ पे कट कर रहा है। तो टूल कट करेगा कब, जब इसमें फोर्स इतना लगा देगा कि इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, मतलब फोर्स लगाने के बाद ये रिटर्न जो अपना आ जाता है सेकंड साइन में नहीं आ पाएगा, तभी किस में चल जाएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, मतलब वो टूटना स्टार्ट कर जाएगा। तो वो तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, वो मैं बताना चाह रहा था। तब क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइए, क्या ये हो जाता है टफनेस ऑफ द वर्क मटेरियल के चलते, या फिर डक्टिलिटी के चलते, या फिर इलास्टिसिटी के चलते, या फिर वर्क हार्डनिंग के चलते। तो आप पकड़ लिए होंगे ये घुमा फिरा के वर्क हार्डनिंग जो है वो बेसिकली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ही कहलाता है। वर्क हार्डनिंग को हम लोग स्ट्रेस हार्डनिंग भी बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग भी बोलते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग या फिर स्ट्रेन हार्डनेस भी बोल सकते हैं। देखो इसका क्या मतलब हो गया यहाँ पे स्ट्रेन क्या हो जाता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि इतना हम लोग मेटल कटिंग टूल के चलते इतना फोर्स लग गया कि वो जो है स्ट्रेन उसका चेंज आ गया, मतलब ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका चेंज हो गया, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हार्डनेस मतलब स्ट्रेन जो है उसका ज़्यादा हो गया, यानी कि उसका चेंज इन लेंथ में दिखने लगा, चेंज इन लेंथ उसका दिखने लगा। बात समझ में आया, ये चीज़ होता है। और ये जो है स्ट्रेन हार्डनिंग आता क्यों है, ये अगर आपसे बोलेंगे तो ये भी बता देता हूँ। ये आ जाता है हैमरिंग के चलते, जैसे सडन कोई होता है ना, हार्डनेस बाय हैमरिंग, रोलिंग, ड्रॉइंग और अदर फिजिकल जो इम्पोज किया जाता है उसके चलते यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ये जो आपका हार्डनेस आता है ये क्यों आता है, हार्डनेस बाय आप लिख सकते हो हैमरिंग, ठीक है, हैमरिंग। जो इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ रहेगा वो भी मैं बताते चलूँगा, या फिर रोलिंग के चलते भी आ जाता है, या फिर ड्राइंग के चलते, ड्राइंग भी एक फोर्स लगा जाता है कोल्ड वर्किंग में, या फिर अदर फिजिकल इम्पोज किया जाता है, तब जाके मेरा स्ट्रेन हार्डनिंग देखने को मिलता है। तो हम लोग जो टूल मेटेरियल के द्वारा हैमरिंग, रोलिंग ये एक्शन देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे कट करता है, तो जिसके चलते क्या जाता है मेरा चिप जो है वो टूट के अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इन मशीनिंग मेटल सरफेस रफनेस इज ड्यू टू, जो मैं ये भी बता चुका हूँ आपको रफनेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, एक सेकंड, जो क्वेश्चन लगा था यहाँ पे और एक चीज़ को मैं इंक्लूड कर देता हूँ। मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे आज क्वेश्चन लगाएंगे किससे रिलेटेड, आपका टूल मटेरियल, और यहाँ पे टूल का जो रफनेस है ये भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। टूल रफनेस
ये मैं आप लोग ध्यान रखिएगा, किससे किससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि इस सब्जेक्ट को, ये वाला टॉपिक को आप पढ़िएगा फिर इस क्वेश्चन को लगाएगा इस लेक्चर को, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर रहा कि टू सरफेस मेरा रफनेस क्यों हो जाता है, बताइए रीजन बताइए। पहला बोला कटिंग टूल वाइब्रेशन के चलते, टूल जो होता है कटिंग टूल को बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो मेरा सरफेस खराब होगा, बिल्कुल होगा, ऑब्वियसली बात है। रफनेस ऑफ द कटिंग एज मेरा पहले से ही अगर रफ है तब भी होगा, बिल्कुल होगा। फॉर्मेशन ऑफ द डिसकंटिन्यूअस चिप व्हेन द कटिंग ब्रिटल मटेरियल, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि जब मेरा डक्टाइल मटेरियल को काटते तो मेरा कंटिन्यूअस चिप निकलता है। जब हम लोग आपका डक्टाइल के बाद जब हम लोग ब्रिटल मटेरियल को काटते हैं तो मेरा निकलता है क्या है, डिसकंटिन्यूअस चिप निकलता है। एंड जब मेरा इसी डक्टाइल मटेरियल में हम लोग स्पीड को कम करते हैं, रेक एंगल को कम करते हैं, तो डस्ट आपका कंटिन्यूअस चिप विथ बिल्डअप एज निकलता है। तो जब हम लोग ब्रिटल मटेरियल को कट कर रहे हैं तो मेरा डिसकंटिन्यूअस चिप निकलेगा, इसके चलते भी मेरा जो सरफेस है वो खराब हो सकता है, रफ हो सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि यहाँ पे सभी आंसर जो है वो मेरा करेक्ट है, ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सरफेस फिनिश इज इम्प्रूव। अच्छा ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए भाई, सरफेस जो रफ है वो किसके चलते होता है, कटिंग टूल अगर मेरा जिससे हम लोग कट कर रहे वही खुद हिल रहा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है उसके चलते, या फिर मेरा कटिंग एज जो रहेगा, जो कटिंग धार रहता है, जैसे मान लो ये मेरा कटिंग टूल है और कटिंग टूल का ये जो एज है, दोनों तरफ का एज है, यही आपका ब्लंट टाइप से है, कुछ मतलब इस तरह का उबड़ खबड़ है, ठीक है, इसके चलते भी ऑब्वियसली बात है वहाँ पे रफनेस देखने को मिलता है। या फिर डिसकंटिन्यूअस चिप ब्रिटल मटेरियल को कट करेंगे तब, ये तो हो गया अभी भाई। इस चक्कर में ये सारे रीजन है जिसके चलते मेरा जो मेटल का सरफेस है वो रफ हो जाता है, ठीक है, उबड़ खाबड़ हो जाता है, प्लेन एकदम स्मूथ नहीं मिलेगा। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, मेरा सरफेस फिनिश को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं वो रीजन बताइए। क्या कटिंग स्पीड के चलते, क्या नोज रेडियस के चलते, क्या ट्रू रेक एंगल के चलते, या फिर ऑल ऑफ दीज के चलते। इसका भी आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, मैं आपको बता रखा हूँ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7th नंबर का। मैं आपको बताया था कि अगर हमको रफनेस, सरफेस रफनेस को इंक्रीज करना है तो इसके लिए हम लोग कटिंग स्पीड जो रहता है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, नोज रेडियस जो रहता है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो रेक एंगल रहता है ट्रू रेक एंगल उसको भी हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ को हम लोग बढ़ाएंगे, यानी कटिंग स्पीड भी ज़्यादा रखना पड़ता है, नोज रेडियस भी ज़्यादा रखना पड़ता है, एंड रेक एंगल भी अगर ज़्यादा रखेंगे तो मेरा जो सरफेस फिनिश है वो इंप्रूव हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आया कि नहीं, ओके चलो। अच्छा यहाँ पे मैं और एक चीज़ बताया था कि अगर यहीं पे, ठीक है, ये सारा चीज़ अगर करेंगे तो मेरा सरफेस फिनिश इंप्रूव हो जाएगा, बट मैंने कंडीशन बताया था कि अगर मेरा डेप्थ ऑफ कट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज बढ़ा दिए तो, अगर डेप्थ ऑफ कट को ज़्यादा बढ़ा दिया, फिर बोल सकते हो फीड रेट, जो फीड रेट होता है, ठीक है, वो मेरा ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो इसके चलते क्या हो जाता है, मेरा आपका जो है वो रफनेस जो है वो ख़राब हो सकता है, सरफेस फिनिश जो है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये समझ में आया कि नहीं, डेप्थ कट क्या हो जाता है ये मैं बता चुका हूँ। ये जो मेरा वर्कपीस रहता है ना, ये मेरा वर्कपीस है और ये मेरा है कटिंग टूल, ये मेरा कटिंग टूल है। अब डेप्थ ऑफ करने का मतलब क्या है कि इस टूल का जो एज है इसको ज़्यादा अंदर घुसा देंगे। अब अंदर घुसा देंगे इसके चलते क्या होगा, इतना ज़्यादा, तो डेप्थ ऑफ कट ऑब्वियसली बात है इसका जो कटिंग एज है वो भी तो खराब हो सकता है। तो डेप्थ कट अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, यानी फीड रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसके चलते भी मेरा सरफेस जो है वो रफ आएगा से, ठीक है। तो याद रखना कि मेरा कटिंग स्पीड बढ़ाने से, नोज रेडियस को बढ़ाने से और रेक एंगल को बढ़ाने से मेरा सरफेस फिनिश होता है, बट डेप्थ ऑफ कट को ज़्यादा नहीं बढ़ाना, फीड रेट को, नहीं तो इससे क्या होगा, मेरा सरफेस फिनिश फिर से खराब हो जाएगा, रफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टूल लाइफ इज सेम, द मैक्सिमम मटेरियल पर मिनट इज रिमूव बाय। यहाँ बोल रहा कंडीशन ये बोला कि अगर मेरा, ठीक है, ये हाईलाइटर को मैं थोड़ा चेंज करके ये ले लेता हूँ, ठीक है, अगर टूल लाइफ को हम लोग सेम रखेंगे तो मैक्सिमम मटेरियल अगर हमको रिमूव करना पर मिनट, वो रिमूव कैसे होगा, कटिंग स्पीड को इंक्रीज करके, या फिर हम लोग कटिंग स्पीड को डिक्रीज करके। इसका मीन्स इंक्रीज है, ठीक है, इसका मीन्स क्या है आपका इंक्रीज है, और इसका मीन्स है डिक्रीज, ठीक है, याद रखना। तो इंक्रीज करके या फिर कटिंग स्पीड को घटा के, या डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज करके, फिर डेप्थ ऑफ रेट को इंक्रीज करके, क्या करके जो है हम लोग ज़्यादा मटेरियल को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेप्थ ऑफ कट को अगर ज़्यादा हम लोग बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली बात है डेप्थ ऑफ कट क्या हो जाता है, यही वाला चीज़ फिर से देख लो, ये मेरा था वर्क मटेरियल है और ये हो जाएगा मेरा कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल का एज है, ये कटिंग टूल है, ठीक है, टूल है। और टूल का हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ कट को बढ़ा देंगे, मतलब एज यहाँ तक अंदर घुसा देंगे। तो अब देखो इतना मटेरियल को कट करेगा, पहले एकदम पतला कट करा था, अभी इतना ज़्यादा करेगा, यानी कि डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज करने के साथ क्या हो गया, मेरा मैक्सिमम मटेरियल जो है वो रिमूव होना शुरू कर दिया। समझ आया, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं।
आई होप सो कि अभी तक आपको क्लियर आ रहा होगा। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। लाइक आप लोग करते नहीं, आपको लाइक करते हुए जाना है, आपको लाइक करना है, एकदम लाइक करते सेशन को लाइक करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हाई स्पीड स्टील टूल यानी कि HSS का बात कर रहा है कि अगर हाई स्पीड स्टील टूल कटिंग टूल यूज़ करेंगे हम लोग, ऑपरेट एट ए कटिंग स्पीड कितना, अच्छा देन दी कार्बाइड टूल। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, मैं आपको कटिंग टूल मटेरियल के बारे में बताया था ना, तो उसमें क्या क्या था पहले ये आप लोग बता दिए हमको। मैंने आपको बताया था एक था आपका HCS, फिर आपका था HSS, इसके बाद मेरा था कार्बाइड, और कार्बाइड के बाद तो मेरा था सेरामिक। सेरामिक के बाद भी एक बंदा आता है डायमंड कट, वो भी मेरा जो है मटेरियल काफ़ी हार्ड रहता है। आपको पता है डायमंड सबसे वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है, तो उसका तो वो है ही। बट फिलहाल हम लोग इन चारों का बात करेंगे। हम यहाँ HCS क्या था मेरा, आपको पता था ये आपका हाई C फॉर कार्बन था, हाई कार्बन स्टील था। एंड HSS आपको पता है हाई स्पीड स्टील था, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। एंड कार्बाइड तो कार्बाइड है, सेरामिक सेरामिक है। मैंने बताया था कि आपका जो HSS से ज़्यादा हार्ड है आपका HCS से ज़्यादा हार्ड है HSS से ज़्यादा हार्ड है कार्बाइड, और कार्बाइड से ज़्यादा हार्ड है सेरामिक। मीन्स आप बोल सकते हो कि HCS ग्रेटर देन है हार्डनेस से अगर बात करेंगे तो HSS, उससे ग्रेटर है आपका कार्बाइड, और उससे ग्रेटेड है आपका सेरामिक। बात समझ में आया? तो ये इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। तो पहली बात यहाँ पे बोल के रखा, देखो ध्यान से, यहाँ ये बोल रहा है कि द हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल ऑपरेट एट ए कटिंग स्पीड, जो भी मेरा रहेगा देन दी कार्बाइड टूल। तो एक तो चीज़ समझ गए कि सर कार्बाइड टूल से जो मेरा HSS रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। देखो यहाँ पे कार्बाइड आपका यहाँ पे है और HSS आगे है, बहुत आगे है, तो इससे ये ज़्यादा होगा। अगर ये हमारा 5 होगा तो ये 15 होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि मेरा हाइयर होगा। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, एक तो लोअर बोला तो A नंबर तो होगा नहीं, फिर यहाँ पे B नंबर में क्या बोला, हाइयर बोला। हो सकता है C भी हो सकता है, D भी हो सकता है। कितना हाइयर होता है एक चीज़ में बता देते, तो ये 2 से 3 टाइम हाइयर होता है। कितना होता है? 2 से 3 टाइम। क्योंकि यहाँ देखो कैसे याद रखोगे हम बता रहे हैं। ये HSS आपका HCS 1 है, HSS 2 है, और आपका कार्बाइड 3 है। तो समझ लो कि 2 से 3 टाइम आपका 3 नंबर पे आया ना, तो 2-3 टाइम ये ज़्यादा स्पीड देगा। तो इससे आप समझ सकते हो, और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 to 3 टाइम हाइयर, ठीक है। चलो ये याद करने का तरीका ऐसा कुछ नहीं है कि 3 नंबर में आ रहा तो हो रहा है, बट ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं पहले। द टूल मटेरियल फॉर फास्टर मशीनिंग, अगर हमको फास्ट मशीनिंग करना, फास्ट कट करके हटाना है ना, मटेरियल को जल्दी हम लोग कट करके हटाना है, तो शुड हैव, तो कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए? क्या उसका वियर रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, रेड हार्डनेस यानी हाई टेम्परेचर में उसका हार्डनेस, और वियर मतलब जो स्ट्रेस को झेल सके, टेम्परेचर को झेल सके। बात समझ में आया? तो ये सारी चीज़ को झेल सके, यानी रेजिस्टेंस उसका अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर का, हार्डनेस का, स्ट्रेस का। और आपका रेड हार्डनेस मीन्स हाई टेम्परेचर में वो हार्ड अपना मटेरियल को हार्ड बनाए रखे, यानी फोर्स का इफेक्ट ना पड़े। टफ होना चाहिए। टफ मीन्स क्या? तो मैंने बताया था इम्पैक्ट लोड, जो अचानक सडन लोड होता है। जैसे मैं एग्जांपल अच्छा दिया था ग्लास का, ग्लास को हम लोग पत्थर से मारेंगे टूट जाता है, लेकिन उसी ग्लास में अगर धीरे धीरे कोई चढ़ता है तो कोई टूटता नहीं है। जैसे हम लोग टेबल है, आप देख लो, हम लोग जो घर में टेबल लगाते हैं, घर जो घर टेबल रहता है, टेबल में भी हम लोग देखते हैं बहुत आज के टाइम पे ऐसा आ रहा है कि पूरा ऊपर का कांच का ग्लास आता है। आज के टाइम नहीं हमेशा आता है, तो कांच का पूरा कवर रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, दिखता है। उसमें हम लोग कितना सारा बुक वगैरह रखते हैं, खाना खाते हैं, टीवी वगैरह रहता है, बट वो टूटता नहीं है, जबकि उसमें काफ़ी लोड रहता है। लेकिन अब छोटा सा पत्थर लो, उस पत्थर से इसको अगर हिट करोगे तो टूट जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि कांच का जो प्रॉपर्टी बोलेंगे, कैसा प्रॉपर्टी है? ये आपका टफनेस है, ये यानी कि कांच का जो प्रॉपर्टी है वो आपका टफनेस प्रॉपर्टी है। तो टफनेस ऐसा प्रॉपर्टी हो जाए जो इम्पैक्ट लोड को, या फिर जो सडन लोड होता है, अचानक लोड, उसको झेल नहीं पाता है। तो वो भी होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा अच्छा मटेरियल है, अगर कटिंग टूल मेरा अच्छा चाहिए, तो मेरा टफनेस का भी होना इंपॉर्टेंट है, रेड हार्डनेस का भी होना इंपॉर्टेंट है, एंड वियर रेजिस्टेंस का भी होना इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? समझ गए होंगे, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, राइट। एंड आप लोग कमेंट में करते नहीं हो, आंसर एकदम नहीं देते हो। अभी मैं जितना लाया हूँ ये आपका हो जाएगा कितना पार्ट? ये आपका हो गया MCQ सॉल्यूशन का 6 पार्ट प्रोडक्शन का, यानी कि अभी हम लोग 60 क्वेश्चन अभी तक हम लोग प्रोडक्शन का कर लिए हैं, और अभी हम लोग ढेर सारा करेंगे, 400-500 तक करते जाएंगे, लेक्चर भी आपको आते जाएगा। बट आप लोग जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आप लोग आंसर कोई नहीं करते हो। कोई बात नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है, ये मैं आप लोग पे छोड़ देता हूँ। आप लोग को मन है तो करो, नहीं तो मत करो। और ये जितने भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो जो मैं पढ़ाया रहता हूँ उसी से पूछता हूँ, फिर भी आप लोग आंसर नहीं करते हो, तो इट्स अप टू यू, आप लोग कैसे प्रिपरेशन करो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो मेरा काम है पूछने का, आप लोग को आंसर करना है कमेंट में, ठीक है। आज का क्या क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, द रेक एंगल
यहाँ पे मैं आज आपका क्वेश्चन है द रेक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीनिंग ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील टूल। यहाँ बोल रहा कि बताओ अगर हमको ब्रास को मशीन करना है या फिर कटिंग करना है, तो ब्रास को कटिंग करने के लिए जो मेरा रेक एंगल है वो हम लोग क्या लेंगे? क्या रेक एंगल ऑफ पॉजिटिव लेंगे, क्या हम लोग रेक एंगल नेगेटिव लेंगे, या फिर जीरो लेंगे? तो पॉजिटिव नेगेटिव का बात नहीं करी, देखो यहाँ नेगेटिव बताया गया है, तो क्या हम लोग नेगेटिव लेते हैं रेक एंगल यानी कि -12 डिग्री? ये क्या फिर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं या फिर पॉजिटिव? यहाँ 2 आंसर दिया गया है 20 डिग्री और आपका 10 डिग्री। तो क्या हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल लेते हैं या फिर क्या हम लोग जीरो लेते हैं? आप लोग बताइएगा। और ये भी बताएगा अगर हम लोग जीरो लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं तो क्यों लेते हैं ब्रास को करने के लिए। वैसे मैं सारा चीज़ बता दिया हूँ कि रेक एंगल हम लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं और जीरो भी ले सकते हैं। अलग अलग केस में अलग अलग मटेरियल के लिए हम लोग लेते हैं, खास कंडीशन भी होता है। तो आप लोग को इसको कमेंट करना आंसर में। एंड वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।